एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आपके लेसन प्लान्स और असाइनमेंट फाइल प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसी सीरीज़ में कल आपको PC4 बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल प्रोवाइड कराई गई थी और एक और फाइल आपकी रह गई है इसी में PC3, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग की। तो उसके लिए आपका ये कंटेंट है उस असाइनमेंट फ़ाइल के लिए, जिसका इंडेक्स आपके सामने है, ठीक है। ये पॉइंट्स रहने वाले हैं आपके 12। आकलन से हम शुरू कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है आकलन, संप्रत्यय, प्रकार एवं पद। आकलन का संप्रत्यय क्या होता है, आकलन उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में मापन और आकलन में अंतर, ये आपका अंतर बता दिया, ठीक। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में आकलन कैसे यूज़ किया जाता है ये बताएंगे, ठीक है। इसके बाद पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में आकलन के पद। तो इनमें पॉइंट दिया गया है, जैसे अंकीय गुणों अथवा लक्ष्यों को निश्चित करना, उपयुक्ततम आकलन उपकरण अथवा विधि का चयन। उपयुक्तम डबल त हो गया, एक त हटा दीजिएगा, ठीक है। आकलन उपकरण अथवा विधि का प्रयोग अर्थात प्रशासन। इसके बाद परिणामों की प्राप्ति एवं उनका लेखन, परिणामों के आधार पर आकलन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन, जैसे पता चल रहा है नाम से ही कि बच्चे का जो अधिगम है, सीखना है, उसको शुरू करने से पहले किया गया आकलन सीखने के लिए आकलन होता है। इससे क्या फ़ायदा है कि हम ये जान पाते हैं कि बच्चे में कितनी क्षमता है किसी ज्ञान को लेने के लिए, ठीक है। हमारा जो अधिगम है वो कितना अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम बच्चे के अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं ना अपनी टीचिंग को, तो उसमें हमें सहायता मिलती है। अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो हम दूर कैसे कर सकते हैं, वो सब हम सीखने के आकलन के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसके बाद सीखने का आकलन, बच्चा जब सीख लेता है, हमने उसको पढ़ा दिया, उसके बाद में उनको कितना समझ में आया, क्या क्या उनकी कठिनाइयाँ हैं, ये जानने के लिए हम सीखने का आकलन करते हैं। मतलब ये अधिगम की प्रक्रिया के बाद का आकलन है, ठीक है। उसके बारे में ये पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन में अंतर। तो इसमें कुछ अंतर दिए गए हैं, तो वो यहाँ बता दिए। नेक्स्ट आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये सिर्फ छोटे से एरिया तक नहीं है। इसमें दो प्रकार की गतिविधियाँ आती हैं, एक तो शैक्षिक और दूसरा अशैक्षिक। मतलब शैक्षिक पढ़ने लिखने से संबंधित और दूसरा जो इसके सहयोगी हैं क्रियाएं, जैसे एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ठीक है, क्लास के बाहर की एक्टिविटीज़, उनको पूरे डेवलप करने के लिए खेलकूद हो गया या बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब की सब आ जाती हैं आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। यहाँ कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। इसके आगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं, कुछ विशेषताएं हो गई, और इसके बाद है इसकी कमियाँ। तो यहाँ अब हर एक चीज़ में थोड़ी बहुत तो कमियाँ होती हैं, तो वही कुछ विशेषताएं कुछ कमियाँ। आगे अभिमत, लास्ट ये जैसे कंक्लूज़न होता है वैसे ही, ठीक है। तो ये आपका फाइल पूरा हो गया। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।